जी बच्चों, ये यूनिट 11 है। इसमें टॉपिक शामिल है, उसमें फोर्स, ऑन द करंट carrying conductor in magnetic field magnetic field due to current carrying conductor. Third है force on charge particle in magnetic field. एम्पेयर लॉ भी है, सोलेनॉइड है, लॉरेंट्ज फोर्स और E/m। ठीक है, तो इनको बारी बारी डील करते हैं। फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो 14 चैप्टर है आपका, यहाँ यूनिट 11 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying conductor। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसे चेक करते हैं। अब ये नेचुरल फिनोमेना है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, नेचुरल है। मूविंग चार्ज हमेशा क्या पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड। रेस्ट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। अगर चार्ज रेस्ट में है उससे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, लेकिन यही चार्ज अगर मूव करना शुरू कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों पैदा होते हैं। मूविंग चार्ज दोनों फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। इसको प्रैक्टिकली भी प्रूव किया जा सकता है। अगर एक तार है, इस तार को आप किसी गत्ते में से गुजार दें, ठीक, अब इस तार में करंट नहीं है और आप इस गत्ते के ऊपर पीसेस ऑफ आयरन बिखेर दें। ये क्या है? पीसेस ऑफ आयरन है। तो ये रैंडम हालत में ऐसे पड़े हैं पीसेस ऑफ आयरन। जो ही आप तार में करंट छोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये जो पीसेस ऑफ आयरन है ये खुद सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे अरेंज्ड हो जाते हैं। पीसेस ऑफ आयरन तार के इर्द गिर्द सर्कुलर ट्रैक में इकट्ठे हो जाते हैं। अब करंट का पीसेस ऑफ आयरन से क्या ताल्लुक़ है? बाहर कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। मैग्नेट और आयरन में इंटरेक्शन की वजह से ये जो पीसेस ऑफ आयरन हैं ये ख़ुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ये पीसेस ऑफ आयरन उसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, गोया
अगर करंट की डायरेक्शन स्ट्रेट है, अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज पैदा हो रहा है। तो इसकी डायरेक्शन हम मालूम करते हैं भाई राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है? अगर ये मेरा राइट हैंड है और राइट हैंड में थंब है, अगर थंब की डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, ये वायर है, वायर में करंट अपवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स होगी। अगर करंट फिंगर्स की डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन में होगा। तो दोनों की डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। तो अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर करंट डाउनवर्ड हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पैदा होगा? तब ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ करंट होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और उसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं भाई राइट हैंड रूल। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर in magnetic field चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसने पैदा किया? चार्ज ने। लेकिन अब इसी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाता है। चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दें तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। मसलन ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसकी स्ट्रेंथ B है। होगा क्या? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जहाँ करंट होता है, एक करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो कंडक्टर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से कंडक्टर पे फोर्स लगती है, जिसका डिपेंड 4 चीज़ों पे होता है। एक तो डायरेक्शन पे, मतलब अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखें तो कोई फोर्स नहीं है, परपेंडिकुलर रखें तो मैक्सिमम फोर्स है। तो साइन थीटा एंगल पे डिपेंड है, डायरेक्शन पे, लेंथ पे डिपेंड है, करंट पे डिपेंड है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड है। सबको मिला दिया जाए तो ILB साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, थीटा 0 या 180 तो कोई फोर्स नहीं है। अगर थीटा परपेंडिकुलर है तब मैक्सिमम फोर्स है ILB। मतलब अगर कंडक्टर ऐसे पड़ा है तो ये पैरेलल या एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। लेकिन अगर ऐसे पड़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर हैं तब इस पर मैक्सिमम फोर्स होगी। इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। करंट स्केलर है, L और B के दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट ले लें, जब क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो साइन आ जाता है, ILB साइन थीटा बन जाएगा। तो ये इसकी डायरेक्शन आप कैसे मालूम करेंगे फोर्स की? आप जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने का असूल है, L क्रॉस B के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स होती है। ठीक है, L और B के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स होती है। अमूमन इसको आप ऐसे मालूम करते हैं, मेरा हाथ देखिएगा, इसमें ये 3 डायरेक्शन लेते होते हैं। एक अपवर्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और लेंथ या करंट थंब की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो इस डायरेक्शन में, पाम की डायरेक्शन में होती है, हथेली की तरफ होती है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ या करंट, और इधर क्या होगी? फोर्स। तो सिंपली यूँ कह लेते हैं ये 3 डायरेक्शंस हैं। तो जब भी आप मालूम करेंगे ये असूल अपनाइएगा, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं।
समझ आई? अगर दो कंडक्टर हैं, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, ये एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि ये पहला तार है, इसमें करंट है, जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो इस I1 जिसकी लेंथ, दोनों की लेंथ फर्ज करें सेम है, L के बराबर है, तो पहला कंडक्टर जिसमें करंट I1 है उसका मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा कंडक्टर जिसमें करंट I2 है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर पहले करंट के मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक। पहले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह से, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है। इसकी वजह से फर्ज करें R डिस्टेंस है, तो R फासले पर कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr। तो R फासले पर पहला कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे वो ये है, गोया दूसरा कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में है, जो दूसरा कंडक्टर है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में है। फोर्स इस पर कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू होती है इसमें जितना करंट है I2, जो इसकी लेंथ है L, और जितने मैग्नेटिक फील्ड में है ILB, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू पुट कर लें, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr मल्टीप्लाई लेंथ, ये फोर्स की वैल्यू है। अगर फोर्स पर लेंथ मालूम करें तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr। अगर दोनों में करंट की वैल्यू सेम हो, इसमें भी I है, इसमें भी I है, अगर करंट सेम हो तो फोर्स पर लेंथ आती है म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2πr। तो दोनों में करंट सेम है, तो दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं। दोनों में करंट अगर सेम हो तो इतना मैग्नेटिक फील्ड ये भी पैदा करेगा। अब दूसरा कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, तो दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर, जब पहले दूसरे वाले करंट के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया पहला कंडक्टर, तो इस पर भी फोर्स लगेगी। दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं अगर दोनों में करंट की मैग्नीट्यूड सेम है। अब अट्रैक्शन या रिपल्शन, इसका ताल्लुक किससे होगा, आगे अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव, इसका डिपेंड किस पे होगा। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, ठीक है। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का डिपेंड किस पे होगा, अब डायरेक्शन ऑफ करंट पे। सो इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम then they will attract each other, and if direction of current is opposite they will repel each other। इसमें एक और चक्कर भी है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगी, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव है, इसमें करंट है I। जब भी हम करंट की बात करते हैं तो वो कन्वेंशनल करंट होता है, और दूसरी तार में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है। यूँ कह लें एक में पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट है और एक में नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अब क्या होगी, क्या सेम होगी। अब करंट की डायरेक्शन सेम है मगर चार्ज अपोजिट है, तो इसलिए अब इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर चार्ज डिफरेंट हो जाए, ठीक है, यूँ कह लें कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो इसका पॉजिटिव अपोजिट होगा ना, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन बेसिकली अपोजिट है, सेम करंट अपोजिट है। इसके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है तो इसका कन्वेंशनल करंट इसके अपोजिट ही होगा, जो असल करंट हम कन्वेंशनली लेते हैं। लिहाजा ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर सिमिलर चार्ज हैं, करंट की डायरेक्शन भी सेम है तो अट्रैक्टिव, अगर सेम डायरेक्शन है और नेचर ऑफ चार्ज अपोजिट है तब रिपल्सिव।
समझ आई? अब पहला की इक्वेशन क्या होती है? कोई भी करंट है, करंट की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। किस डायरेक्शन में पैदा होता है? सर्कुलर ट्रैक में पैदा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम नहीं करता, बल्कि इस क्लोज पाथ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड मालूम करता है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी हो तो उसके लिए डिफरेंट लॉज हैं जिसको हम बायट-सवार्ट लॉ कहते हैं। ये अलग लॉ है। बायट-सवार्ट लॉ किसी एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए ये लॉ है। एम्पेयर लॉ आपको क्लोज पाथ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताता है, जिसके मुताबिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ इज प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी एंड करंट थ्रू द वायर। क्लोज पाथ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अब इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ। किसी क्लोज पाथ का मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज पाथ अगर इस सर्कल का रेडियस r हो तो क्लोज पाथ किसकी इक्वल होगा? सर्कमफेरेंस 2 पाई r के बराबर। इस 2 पाई r लेंथ में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट आई है। इसको यूँ भी कहते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। समझ आई? क्लोज पाथ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज पाथ क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इस क्लोज पाथ में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। मीडियम का कांस्टेंट है। वैसे अगर इसकी लेंथ के टुकड़े कर लें, ये पूरा सर्कमफेरेंस के टुकड़े कर लें, हर टुकड़ा डेल्टा एल के बराबर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो पहली लेंथ में होगी वो बी डॉट डेल्टा एल, जो दूसरे टुकड़े में होगी अगर इसकी लेंथ डेल्टा एल 1 है, डेल्टा एल 2 अप टू सो ऑन, तो बी डॉट डेल्टा एल 2 प्लस बी डॉट डेल्टा एल 3 प्लस अप टू सो ऑन, इन तमाम का सम भी म्यू नॉट इनटू करंट है। तो इसे भी क्या कहते हैं? टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ। हर टुकड़े में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड मालूम करें, फिर सबको जमा कर लें। पहले टुकड़े में मैग्नेटिक फील्ड है बी डॉट डेल्टा एल 1, दूसरे में बी डॉट डेल्टा एल 2। एक चीज़ में दूसरे का कंपोनेंट मालूम करना हो तो डॉट लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी क्या होता है? ए डॉट बी। तो ये भी एम्पेयर लॉ के फॉर्म है, सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट है। इसका मतलब होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ। तो एम्पेयर लॉ की मदद से क्या मालूम करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड और किसी क्लोज पाथ का मालूम करते हैं। गॉसेस लॉ की तरह दिस लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज पाथ। अगर ये सोलेनॉइड है, जस्ट एक स्प्रिंग की शक्ल है, इस स्प्रिंग को आप सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, किसी, ये मेरी पॉइंटर है, इसके ऊपर मैं तार ऐसे वाउंड कर दूं, लपेट दूं, तो तार की जो शक्ल बनेगी वो स्प्रिंग की शक्ल बनेगी, सोलेनॉइड के फॉर्म में। अगर इसमें करंट छोड़ा जाए तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? स्ट्रेट, लीनियर होगा। करंट सर्कुलर ट्रैक में फ्लो कर रहा है, मगर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ ये स्ट्रेट लाइन में पैदा होता है सोलेनॉइड की वजह से। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, एम्पेयर लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, बट एम्पेयर लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज पाथ।
तो आपको क्या करना होता है, कोई क्लोज सर्किट इमेजिन करना होता है। अब इस क्लोज पाथ पर हम पहला अप्लाई करेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो म्यू नॉट एन आई है। किसी सोलेनॉइड की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसकी इक्वेशन को याद रखें। इसमें एन क्या चीज़ है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन और कैपिटल एन में फ़र्क होता है। कैपिटल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड को यूँ भी लिखते हैं म्यू नॉट एन ओवर एल मल्टीप्लाई आई। अगर इसी सोलेनॉइड को जो स्प्रिंग था मैं ऐसे बेंड कर दूं सर्कुलर, तो ये जो शक्ल बनेगी ऐसे, ये शक्ल टोरॉइड की होती है। सोलेनॉइड को सर्कुलर बेंड कर दिया जाए तो कौन सी शेप बनती है, टोरॉइड। अब इसमें जब करंट छोड़ेंगे, करंट है सर्कल में तो मैग्नेटिक उसके सेंटर में, हर सर्कल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ट्रैक में पैदा होता है। सोलेनॉइड में स्ट्रेट डायरेक्शन में है, जबकि टोरॉइड में किस डायरेक्शन में पैदा होता है, सर्कुलर। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर है। 2 पाई आर इसके सर्कमफेरेंस की वजह से। म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर। इसका म्यू नॉट एन आई ओवर एल है, इसकी म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर। यहाँ लेंथ है, यहाँ लेंथ सर्कल में क्या होती है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के बराबर। इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इस इक्वेशन के हवाले से। इस इक्वेशन में क्या चेंज आती है, अगर आप सोलेनॉइड को, ये सोलेनॉइड है, इसे मैं हाफ कट कर दूं, टोटल इसका मैग्नेटिक फील्ड पहले बी था, अगर 2 टोटे कर लिए जाएं तो हर टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, b/2 होगा या b होगा या 2b होगा। अगर सोलेनॉइड को हाफ कट कर दिया जाए तो किसी भी आधे पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, चेंज हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सेम रहेगा, सेम रहता है। असल n सेम रहता है क्योंकि करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट कांस्टेंट है। n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जब हमने लेंथ कम कर दी है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो गए, n सेम रहता है। अगर n सेम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आती। ठीक है, हाफ कट करने से n की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर n को आप सेम रखें, लेंथ को डबल कर दें, या लेंथ को सेम रखें, n को डबल कर दें, इनमें चेंज आएगी। ठीक है, अगर n को सेम रखा, नंबर ऑफ टर्न्स, इसी तार को खींच लिया ऐसे, नंबर ऑफ टर्न उतनी है, लेंथ आपने डबल कर दी। अब लेंथ के डबल करने से मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा। ठीक है, n सेम है, लेंथ को डबल किया तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से हाफ हो जाएगा। अब अगर लेंथ को सेम रखें, n को डबल कर दें, लेंथ को सेम रखा, n को डबल किया तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शन आपको डिस्कस करने होते हैं इसमें। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर डॉट की शक्ल में है तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड लेते हैं, क्रॉस की फॉर्म में लिखा तो ये इनवर्ड होगा, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। होते दोनों परपेंडिकुलर टू पेज हैं, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। डॉट क्या होता है, आउटवर्ड, क्रॉस होगा इनवर्ड। एक चार्ज पार्टिकल इसमें दाखिल हुआ जिस पर चार्ज E है, Q चार्ज है।
ये इनवर्ड है, क्रॉस इनवर्ड होता है, डॉट आउटवर्ड होता है। जो डॉट होगा ये आउटवर्ड होगा। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसकी वैल्यू है, तीन चीज़ों पे डिपेंड है, चार्ज पे, वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आएगा उतनी ज़्यादा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। इन तीन चीज़ों पे डिपेंड है। एक और चीज़ डायरेक्शन भी होती है, क्यू वी बी साइन थीटा, एंगल पे डिपेंड भी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो कोई फोर्स नहीं है, परपेंडिकुलर में मैक्सिमम फोर्स होगी। F इज इक्वल टू क्यू वी पी। यहाँ से B का यूनिट क्या होगा, F डिवाइडेड बाई क्यू वी। न्यूटन कॉलम मीटर पर सेकंड, टेस्ला। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कॉलम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर 1 कॉलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो और मैग्नेटिक फील्ड उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाए, तब जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 टेस्ला होती है। CGS सिस्टम में इसका यूनिट गास है और एक गास 10⁻⁴ टेस्ला, ये छोटा यूनिट है गास, CGS सिस्टम में है। ऐसा यूनिट टेस्ला है। एक फोर्स हमने पहले भी ड्राइव की है, ILB, B किसकी इक्वल था, F/IL। यहाँ से यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन एम्पेयर मीटर, करंट का एम्पेयर, लेंथ का मीटर। तो ये दोनों सेम है, ये भी टेस्ला है। न्यूटन पर एम्पेयर मीटर भी टेस्ला होता है और न्यूटन सेकंड कॉलम मीटर। इक्वेट कैसे करते हैं, एम्पेयर की वैल्यू पुट कर लें। एम्पेयर किसके बराबर होता है, चार्ज पर टाइम, कॉलम पर सेकंड। यहाँ अगर एम्पेयर की वैल्यू पुट कर लें, कॉलम पर सेकंड, तो ये कॉलम पर सेकंड एम्पेयर बना दिया, वही पहला यूनिट बन गया। तो सब टेस्ला होते हैं। और ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के साथ क्या सलूक करती है, जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते वी वेलोसिटी के साथ, क्या मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होते ही इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर ये चार्ज पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स लगाई, क्योंकि हमने पढ़ा जहाँ फोर्स होती है वहाँ एक्सेलरेशन भी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज। क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फोर्स अमल कर रही है क्यू वी बी। फर्ज करें ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दाखिल हुआ, तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि जहाँ फोर्स होती है वहाँ एक्सेलरेशन होता है। क्या वेलोसिटी बढ़ेगी, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है, मैग्नेटिक फोर्स उसको सेम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगवाना शुरू कर देती है। इट इज़ ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये वाला एक्सेलरेशन पैदा नहीं करती, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा करती है। सो इट इज़ ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है। इसका काम क्या है, पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करके उसको मुस्तकिल सर्कुलर ट्रैक में घुमाते रहना। इट इज़ ओनली डिफ्लेक्टिंग। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अगर इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़े, फर्ज करिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, डिफ्लेक्ट भी होगा और इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी बढ़ाता है, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है क्यू ई।
ये जो फोर्स है ये काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाती है, वेलोसिटी बढ़ाती है, डिफ्लेक्ट भी करती है पार्टिकल को। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज़ जस्ट डिफ्लेक्टिंग, ये जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आप कहते हैं कि ये जो फोर्स है इट इज़ जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स। v से v कैंसिल हो जाए, एम वी किसके बराबर होगा, क्यू आर बी। तो ये मोमेंटम है पार्टिकल का क्यू आर बी, क्योंकि मूव तो कर रहा है, इस मोमेंटम से मूव कर रहा है। कुछ क्वेश्चन में मोमेंटम की वैल्यू गिवन होती है और इनमें दो वैल्यूज़ और गिवन होती हैं, आपको एक चीज़ मालूम करनी होती है। ये हम क्वेश्चन करते हैं अभी। एम पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर एक चक्कर पूरा करने का टाइम t है और एक चक्कर में फासला 2 पाई r तय होता है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, m 2 पाई r t मल्टीप्लाई क्यू आर पी। एक r से एक r कैंसिल हो जाए तो टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई m। इस टाइम पीरियड से पार्टिकल मूव कर रहा है। फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होती है। अब हर पार्टिकल का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होते, क्योंकि हर पार्टिकल के मास में फ़र्क होगा, उसके चार्ज में फ़र्क होगा। अगर आप रेशो मालूम करें, सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल दाखिल हुए, रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन टू अल्फ़ा इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी से आपने दोनों पार्टिकल को एंटर किया। अब फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है 2 पाई एम, ओहो उल्टा दिया, ठीक। फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई, ऐसे ही है, नहीं टाइम पीरियड होगा 2 पाई एम ओवर क्यू बी, जबकि फ्रीक्वेंसी होती है क्यू बी ओवर, ठीक। मुझे फ्रीक्वेंसी की रेशियो चाहिए, किस किस की, प्रोटॉन टू अल्फ़ा। क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, ये है प्रोटॉन की। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम की क्या होगी, अल्फ़ा पार्टिकल चार्ज 2 टाइम्स ज़्यादा होता है, मास 4 टाइम्स ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन से कंपैरिजन किया, चार्ज 2 टाइम्स ज़्यादा है और मास 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये क्यू बी ओवर 2 पाई एम, 2 का फ़र्क पड़ गया यहाँ पर। जब रेशो मालूम करेंगे प्रोटॉन टू अल्फ़ा, तो क्या रेशो आ जाएगी, 2:1। ऊपर प्रोटॉन की सारी वैल्यू लिखते हैं, नीचे अल्फ़ा की सारी वैल्यू लिखते हैं, नीचे वाला 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जो नीचे है, तो रेशो 2:1 आ जाएगी। टाइम पीरियड की रेशो 1:2 आएगी। टाइम पीरियड की रेशो मालूम करें तो 1:2 होगी, फ्रीक्वेंसी की रेशो 2:1 होगी। समझ आई?
पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं, एक ने छोटा रेडियस बनाया, एक ने बड़ा, एक ने उससे बड़ा। किस में ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, सी में या ए में? किस में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हैगी? हाँ, जिसका रेडियस कम होता है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है उसमें। एक सोलेनॉइड का सवाल है, magnetic field due to 0.25 ampere current which is passing through solenoid having 100 turns is 10 power minus 3 Gauss. What is length of solenoid? तो फार्मूला वही है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एल। एल की वैल्यू चाहिए। तीन 314 मीटर निकालिएगा। अगर ऐसा हो solenoid has length 50 meter and has 2 turns per meter. If current is 3 ampere, find magnetic field. इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इस लेंथ की इंपॉर्टेंस है। इट हैज़ 2 टर्न्स पर मीटर। जब पर मीटर लेंथ बता दीजिए तो n की वैल्यू आ गई। अब इस लेंथ की ज़रूरत नहीं है। ये लेंथ कब ज़रूरत पड़ती है? जब सिर्फ नंबर ऑफ़ टर्न्स गिवन हो, नंबर ऑफ़ टर्न पर यूनिट लेंथ मालूम करने के लिए। जब n की वैल्यू फिक्स गिवन है तो इस लेंथ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। फिर मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम करना है म्यू नॉट एन आई से। बस थक गए। एक तो और कर लो सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड विच इज कैरिंग करंट आई, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन सोलेनॉइड की ज़्यादा होती है। If its length is double and number of turns
और हाफ, देन बी पे क्या चेंज आएगी, क्या चेंज होगी? नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ को डबल कर दिया और नंबर ऑफ टर्न को हाफ कर दिया। हाफ होगा, 1/4 होगा, 2 टाइम होगा या 4 टाइम होगा? 1/4 हो जाए। चलो कल कर लेंगे।